नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मिस पद्मा। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वह था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। सुंदर थी, मृदुभाषिणी थी और प्रतिभाशाली भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते वह अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़ आगे निकल गई और अब उनकी आमदनी कभी कभी 1,000 रुपये से ऊपर बढ़ जाती। तब उतने परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता न रही। मुकदमे अधिकांश वही होते थे जिनका उन्होंने पूरा अनुभव कर लिया था। उनके विषय में किसी प्रकार की तैयारी को उसे ज़रूरत न थी। अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था। कानून में कैसे विजय मिला करती है, इसके कुछ लटके भी उन्हें मालूम हो गए थे। पद्मा को अब बहुत अवकाश मिलता था। इसे वह किस्से कहानियाँ पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने, मिलने मिलाने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन को वह खूब समझती थी। उसने फूल और पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। तरह तरह के बीज और पौधे मंगवाती और उन्हें उगते, बढ़ते, फूलते, फलते देखकर खुश होती। लेकिन फिर भी जीवन में सूनेपन का अनुभव होता रहता था। यह बात न थी कि उसे पुरुषों से विरक्ति हो, नहीं उनके प्रेमियों की कमी न थी। अगर उनके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न होता। मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते। पद्मा को विलास से घृणा भी न थी। घृणा थी पराधीनता से। विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उड़ाया जा सकता है तो फिर क्यों ना उड़ाया जाए। भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी। इसे वह केवल देह की एक भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता था और पद्मा को हमेशा साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में वही चीज़ लेता है जो उसे पसंद आती है। पद्मा भी वही चीज़ चाहती थी। यूँ तो उनके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस, लेकिन ये सब के सब अयास थे, बेफिक्र, केवल भंवरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। ऐसा एक भी न था जिस पर वह विश्वास कर सकती थी। अब उसे मालूम हुआ कि उनका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है। यह चीज़ क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण, और उसे वह नहीं मिलता था। उनके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद थे, बड़ा ही रूपवान और धुरंधर विद्वान। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। वह भी मुक्ति भोग के आदर्श का उपासक था और पद्मा उस पर फिदा थी। वह चाहती थी कि उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले, लेकिन प्रसाद चंगुल में न आता था। एक दिन संध्या समय पद्मा सैर पर जा रही थी कि तभी मिस्टर प्रसाद आ गए। सैर करना मुल्लवी हो गया। बातचीत में सैर की से कहीं आनंद था और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात करना चाहती थी। कई दिनों के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय किया था। उसने प्रसाद की नशीली आंखों में आंखें मिलाकर कहा, मिस्टर प्रसाद, तुम मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, यह तो ठीक है, लेकिन नतीजा यह होगा कि 2-4 महीने में यह मुलाकात भी बंद हो जाएगी। पद्मा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारे कहने का आशय क्या है? प्रसाद, आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ। पद्मा, आखिर क्यों? प्रसाद, मैं अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहूँगा। तुम अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी। मनमुटाव होगा, फिर वैमनस्य होगा और तुम मुझे घर से निकाल दोगी। घर तुम्हारा ही है, मुझे बुरा लगेगा, फिर यह मैत्री कैसे निभेगी? यह सुनकर पद्मा कुछ न कह सकी। प्रसाद ने परिस्थिति को इतना स्पष्ट, बेलाग, लठमार शब्दों में खोल कर रख दिया था कि पद्मा को कुछ कहने का मौका न मिला।
फिर प्रसाद को एक तरकीब सूझी। बोला, जब हम दोनों यह प्रतिज्ञा न कर ले कि आज मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ हम दोनों का निर्वाह नहीं हो सकता। पद्मा, क्या तुम यह प्रतिज्ञा करोगे? प्रसाद, पहले तुम बताओ। पद्मा, मैं करूँगी। प्रसाद, तो मैं भी करूँगा। पद्मा, लेकिन इस एक बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूँगी। लेकिन अगर तुमने इनके विरुद्ध आचरण किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगी। बोलो, मंजूर है? प्रसाद, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं भी इस बात के सिवा हर बात को स्वतंत्र रहूँगा। लेकिन तुमने भी इसके विरुद्ध आचरण किया तो मैं तुम्हें क्या सज़ा दूँगा? पद्मा, तुम मुझे त्याग देना और क्या करोगे? प्रसाद, जी नहीं, तब इतने से चित्त की शांति नहीं मिलेगी। तब मैं चाहूँगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। पद्मा, तुम तो बड़े निर्दयी हो प्रसाद। प्रसाद, जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं हमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर ना मैं उसकी अवज्ञा सह सकूँगा न तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड का सामान है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई भी अधिकार न देगा। मैं तो केवल अपने पशु बल से प्रतिज्ञा का पालन करूँगा और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूँगा? पद्मा, तुम तो चित्र का श्याम पक्षी देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो यह मकान, नौकर चाकर और जायदाद सब तुम्हारा है। हम तुम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज़्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं है। मुझे तुमसे प्रेम है, मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने को तैयार हूँ। प्रसाद, लेकिन न जाने क्यों मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। पद्मा, मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ। प्रसाद, तुम यह समझ लो, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में न रहूँगा, स्वामी बनकर रहूँगा। पद्मा, तुम घर में स्वामी ही नहीं बल्कि मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूँगी। उस दिन से प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ साथ प्रसन्नता के साथ रहने लगे। दोनों ने ही जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था वह सत्य बन गया। प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता था, मगर वह अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता। अब उसके लिए अलग अपनी कार थी, अलग नौकर चाकर थे, तरह तरह की बहुमूल्य चीज़ें मंगवाता रहता। पद्मा बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्चियाँ बर्दाश्त करती रहती। वह खुद उसे अच्छे से अच्छे सूट पहनाकर, अच्छे से ठाट बाट से रखकर प्रसन्न होती थी। पद्मा जितना ही उसे दबती, प्रसाद उसे उतना ही दबाता। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता था। जो उसके पुराने प्रेमी थे वह उसे जलाने और कुढ़ाने का प्रयास करते, लेकिन वह प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाते। प्रसाद ने उस पर पूरा आधिपत्य पा लिया था। लेकिन जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की हो जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में भी दुरुपयोग की ओर हो जाता है, और जो कमज़ोर हैं उसे जवाब देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा जब प्रसाद की लौंडी थी और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने को क्यों चूकता। उसने कील की पतली नोक चुभा ली थी और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठोकता जाता था, यहाँ तक कि उसने रात को देर से आना शुरू कर दिया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उसे बहाना करता कि मेरे सिर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। इस तरह 2 साल गुजर गए थे और पद्मा गर्भवती थी। इधर कई दिनों से वह प्रसाद का रंग बदला हुआ देख रही थी। आज उसने स्पष्ट बातें कहने का साहस बटोरा। 10 बज गए थे, 11 बज गए, 12 बज गए। पद्मा उसके इंतज़ार में बैठी थी। भोजन ठंडा हो गया था, नौकर चाकर सो गए थे। वह बार बार उठती और फाटक पर जाकर नज़र दौड़ाती। तब कहीं जाकर प्रसाद 12-1 बजे घर आया। पद्मा ने साहस तो बहुत बटोरा था, लेकिन प्रसाद के सामने आते ही उसे इतनी कमज़ोरी मालूम हुई। फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ थे? प्रसाद को यह
वह इस समय सुंदरता की मूर्ति से लग रही थी। वह विद्यालय की एक छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था। बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। तुम जिस दशा में हो उससे तुम्हें जहाँ तक हो सके आराम में रहना चाहिए। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। बोली, तुमसे जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, यह मैं साफ देख रही हूँ। प्रसाद, मैंने तुम्हारे साथ अपने को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो तो मैं आज ही जाने को तैयार हूँ। पद्मा, तुम जाने की धमकी क्यों देते हो? तुमने यहाँ आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। प्रसाद, मैंने त्याग नहीं किया है, तुम यह कहने का साहस कर रही हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया, लेकिन मैं इसी तरह तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूँ। यह सुनकर पद्मा का साहस जैसे टूट गया। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो ऐसा कोई बात नहीं कहा जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी, इतनी देर रात कहाँ थे? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती और तुम मुझे बात बात पर धमकाते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुझे तुमसे कुछ भी तो सहानुभूति मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, और आज जो भी दशा हो गई है तो तुम मुझसे आंखें फेर लेते हो। यह कहकर वह मेज पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। प्रसाद ने विजय पा ली थी। अब पद्मा के लिए मातृत्व बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भय से कांप उठती और पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। क्या करे क्या ना करे, गर्भ पूरा हो गया था। वह कोर्ट न जाती थी, दिन रात अकेली बैठी रहती। प्रसाद संध्या समय आते, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाते, तो 11-12 बजे से पहले नहीं लौटते। वह कहाँ जाते हैं यह भी उससे छिपा न था। प्रसाद को जैसे उसकी सूरत से नफरत थी। कुछ दिन बाद पद्मा को प्रसव वेदना शुरू हुई। प्रसाद का कहीं पता नहीं था। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी, मगर प्रसाद का न रहना उसकी प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। पद्मा ने एक बालक को जन्म दिया। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, लेकिन फिर प्रसाद को सामने न पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हों। 5 दिन सौर गृह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली, नंगी तलवार बनी हुई माता बनकर वह अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। उसने चपरासी को चेक देकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे, लेकिन चपरासी खाली हाथ लौट आया। चपरासी को खाली हाथ लौटा देख पद्मा ने पूछा, रुपए कहाँ है? चपरासी बोला, बैंक बाबू ने कहा है, सारे रुपए प्रसाद बाबू निकाल ले गए। यह सुनते ही पद्मा को जैसे गोली लग गई हो। 20,000 रुपये उस प्राणों की तरह संचित करके रखे थे इसी शिशु के लिए। शौर से निकलने पर उसे मालूम हुआ कि प्रसाद विद्यालय की एक बालिका को लेकर इंग्लैंड की सैर करने चले गए। झल्लाई हुई घर में आई प्रसाद की तस्वीर उठाकर ज़मीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुचल दिया। उसका जितना सामान था उसे इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। एक दिन पद्मा अपने बंगले के फाटक पर अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोक में निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, कभी घृणा आती। तभी उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन महिला अपने पति के साथ अपने बालक को बच्चे की गाड़ी पर बिठाए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें सजल हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।